बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से आज हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। तो ये चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। इसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ गैसेस की पॉइंट्स की शक्ल में यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में गैसेस, सॉलिड, लिक्विड्स तीनों की प्रॉपर्टीज़ हैं, मगर हम सिर्फ गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर इसको समझ लेंगे तो इसकी मदद से हम सॉलिड्स और लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, मैट्रिक इंटर तक आप लोग ये चीज़ें बहुत सारी इसमें से पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, गैसेस की सबसे पहली प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का गैस के साथ गैसेस का वॉल्यूम बेसिकली इसलिए बताया जाता है क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। ये एक प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी है कि गैस मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं ड्यू टू लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। अब यहीं से आप इसकी नई प्रॉपर्टी डिज़ाइन कर सकते हैं कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी? कम। ठीक है, इस तरीके से। तो बस इसमें यही पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। जब हम गैसेस की शेप की बात करेंगे तो इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। जैसे ना तो डेफिनेट वॉल्यूम, ना ही डेफिनेट शेप। अच्छा, डेंसिटी की बात हम पहले कर चुके हैं कि अगर आपको वॉल्यूम को पता चलेगा वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, D = m/v वाले रिलेशन के साथ आप ये चीज़ बता भी सकते हैं। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी? कम। अच्छा, प्रेशर। गैस के मॉलिक्यूल्स का जो आपस में टकराव होता है, वो आपस में जो कोलिजन होती हैं, आपस में कोलिजन होने की वजह से वो वापस ऐसे दो मॉलिक्यूल आ रहे हैं, मूव करते टकराएंगे, वापस जाएंगे, जाकर सिलेंडर की दीवारों से टकराएंगे। ठीक है, तो उस दीवारों के ऊपर क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल का जो प्रेशर होता है वो उस गैस के मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलिजन की वजह से होता है। एक्सपेंशन कहते हैं फैलाव। जाहिर बात है, ऑब्वियसली अगर गैस के मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, यानी ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इस चीज़ को एक्सपेंशन बोलते हैं। गैसेस कैन डिफ्यूज। ये मैट्रिक में भी आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है कि गैसेस जो हम डिफ्यूज कर सकते हैं। अगर परफ्यूम को कमरे के किसी कमरे में स्प्रे किया जाए तो वो परफ्यूम विद द पैसेज ऑफ टाइम एयर मॉलिक्यूल्स के साथ डिफ्यूज होती यानी इंटरमिक्स होती हुई एक फैल जाती है। कंप्रेसिबिलिटी, यानी कंप्रेस कर सकते हैं हम इनको। क्यों कंप्रेस कर सकते हैं? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा जगह होती हैं, तो हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इनके मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस को कम किया जा सकता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होती हैं, तभी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तभी तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तभी तो डेंसिटी कम होती है। तो ये चीज़ें आप एक नज़र अगर पढ़ेंगे, आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप ये चीज़ों को समझ सकते हैं। ये एक पहली ऐसी हेडिंग है जो कि फर्स्ट ईयर की बुक में आपको पढ़ने को मिलती है। चैप्टर नंबर 3 में ना आगे जाके यानी लास्ट में पूरा डिटेल टॉपिक है कि व्हाट इज जॉल-थॉम्पसन इफेक्ट। ये मैं थोड़ा सा आपको जनरली बता देता हूँ कि जब किसी हाईली कंप्रेस्ड गैस को यानी गैस है, सिलेंडर में बंद है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो हाईली कंप्रेस्ड है, उसको आप सडनली एक्सपेंड करते हैं, यानी आप वो पिस्टन जो है वो सिलेंडर में से हटा दें तो गैस मॉलिक्यूल को एक सडन एक्सपेंशन यानी अचानक फैलने का मौका मिलता है, तो उससे एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। उस इफेक्ट को बोलते हैं जॉल-थॉम्पसन इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है? इसी चैप्टर के लास्ट में ये पूरा टॉपिक डिटेल से आएगा। अच्छा, इन्हीं प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन में आप अगर सॉलिड्स और लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज भी समझ सकते हैं। जैसे फर्ज करें मेरे पास ये चीज़ पहले भी आपको बताई हुई है। फर्ज करें मेरे पास एक सिलेंडर है, इसमें अगर मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल होंगे तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर होंगे। अगर वो मॉलिक्यूल जो है अगर ये लिक्विड होता, ये है गैस, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं लिक्विड, तो यही चारों मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेंगे? एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, लाइक दिस, 3 4। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ एक सॉलिड ले आऊँ, ठीक है, तो सॉलिड में क्या होगा कि यही जो चारों मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह से टाइटली पैक हो जाएंगे। ठीक है, तो लिक्विड और सॉलिड की प्रॉपर्टीज को अगर आप गैस की प्रॉपर्टीज को वन लाइन में पढ़ के समझ लेते हैं तो सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सिर्फ थ्योरी की लाइंस हैं और इसमें ऐसा कोई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद इन तीनों की प्रॉपर्टीज के बाद आपको हेडिंग मिलती है यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 3 से अभी तक का जो एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो ये है। इसमें हम जानते हैं प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया एस से यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये है प्रेशर का एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर।
अच्छा, ये जो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है ये 1 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। तो लेकिन याद रखना कि ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा, चूंकि 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर जो है वो 1 पास्कल के बराबर है। तो इसलिए कुछ बच्चे समझ लेते हैं शायद पास्कल जो है वो प्रेशर का ऐसे यूनिट है, ऐसा नहीं है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही प्रेशर का ऐसे यूनिट रहेगा। इसके बाद छोटी सी चीज़ें जो आपने याद रखनी वो क्या है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी लेवल पर, सतह समंदर पर हवा का अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर जो प्रेशर होगा वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, जो कि होता है 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है वो प्रेशर। यानी ये हवा का, हमारी एटमॉस्फेयर का अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर सेट किया गया प्रेशर है 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये देखें जरा कि इसको ना बोलने में बड़ी मुश्किल आती है, 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हमने एक नया एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक नया यूनिट मुतारफ करवाया जिसे हम कहते हैं एटीएम। तो इस सारी वैल्यू को हमने 1 एटीएम के बराबर रख लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर का स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब कितना है, 1 एटीएम। अब 1 एटीएम का इन तमाम यूनिट्स के साथ क्या रिलेशन है, ये एक इम्पोर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ चुका है, ठीक है। जैसे इसमें हम लिखेंगे कि 1 एटीएम जो है ये 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर होता है, ठीक है। यानी ये चीज़ें आपने याद रखनी है, यहाँ से एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। 1 एटीएम जो है वो 760 टॉर के ही बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि 1 टॉर 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर है, ठीक है। इसी तरह 1 एटीएम जो है वो 14.7 psi के बराबर होता है। अच्छा, ये एमसीक्यूज के एतबार से बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है कि 1 एटीएम जो है वो 1013 पॉइंट समथिंग मिली बार के इक्वल होता है। ये मिली बार जो है ये प्रेशर का एक ऐसा यूनिट है जो कि मेटीरियोलॉजिस्ट यूज करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ से एक एमसीक्यू कई दफ़ा पेपर में आया कि मिली बार जो है वो एक ऐसा यूनिट जो कि इस्तेमाल किया जाता है मेटीरियोलॉजिस्ट की जानब से। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट जो हमारा मेन टॉपिक है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है वो गैस लॉ। सबसे पहले बॉयल्स लॉ पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये 1662 यानी 1662 में रॉबर्ट बॉयल्स ने ये लॉ प्रेजेंट किया। इस वी को बोलते हैं वॉल्यूम, लेकिन स्टेटमेंट में लिखते हुए बोलेंगे वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? किसी भी गैस का जो आपको मास दिया गया है, क्योंकि गैस जब दी जाएगी, आप लोग मार्केट में सिलेंडर में गैस लेने जाते हैं, आप कहते हैं जी सिलेंडर में 2 किलो गैस भर दें, 2 किलोग्राम गैस भर दें। किलोग्राम यानी आपको मास मिलता है गैस को मेजर करने के लिए। तो उसी चीज को हमने लफ्जों में अब बनाना है जो इसकी स्टेटमेंट है वॉल्यूम की। दिस इज द वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस। किसी गैस का जो आपको मास दिया गया है उसका वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के व्हाइल कीपिंग द टेंपरेचर कांस्टेंट, ठीक है। ये जो गैस लॉ है ना स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है, ये तीनों वेरिएबल्स के गिर्द घूमते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेंपरेचर। अब इसमें टेंपरेचर कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में इनवर्स रिलेशन है। अक्सर स्टूडेंट ना ये समझ लेते हैं कि शायद इतना ही है बॉयल्स लॉ इतना नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। इस स्टेटमेंट के साथ ये लिखना जरूरी है कि व्हाइल कीपिंग द टेंपरेचर कांस्टेंट। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि टेंपरेचर खत्म हो गया, टेंपरेचर 0 हो गया, नहीं। टेंपरेचर 0 है, 10 है, 15, 20, 25 जितना भी है वो उतने का उतना ही रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी जगह पे के आगे कांस्टेंट के की वैल्यू निकाल लें, k pv। अब इस रिलेशन को अगर आप लफ्जों में बयान करें तो वो हमारे पास बन जाएगी बॉयल्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट, व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि बॉयल्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट हम किसे कहते हैं। वो इस रिलेशन को हम लफ्जों में बयान करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि व्हाट इज दिस pv, k pv। p और v आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई किसे कहते हैं? हासले ज़रब को। हासले ज़रब की इंग्लिश का प्रोडक्ट। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? प्रेशर और वॉल्यूम का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। जो प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगी? एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। अच्छा, ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट भी लिख दी है। आप इस रिलेशन को कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के लिए लिखें। इसको इक्वेशन 1 बोल दें, 2 बोल दें, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। p1 v1 बराबर हो जाएगा p2 v2 के, ठीक है। हम जानते हैं जब दो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो दोनों की राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल रखा जा सकता है, ये हमारे पास रिलेशन बन जाता है। अच्छा, इस लॉ के बाद
इसकी दो स्टेटमेंट्स के बाद इसकी एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो कि आपने पैटर्न में भी पढ़ी है। हमारे पास तीन सिलेंडर्स हैं, तीन केसेस हैं, केस ए, बी और सी। पहले हमारे पास देखिए सिलेंडर में ये मैंने ऊपर पिस्टन बनाया हुआ है। पिस्टन की मदद से हम प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। इनिशियली मेरे पास डायग्राम नंबर ए में जो प्रेशर है वो है 2 atm, ये मैंने लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है। जब प्रेशर 2 atm था तो जो वॉल्यूम था वो था 1 डेसीमीटर क्यूब। स्टूडेंट ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में आ सकती है। अगर ये आए तो आपने डायग्राम भी बनानी है, डायग्राम भी बनानी है और इसमें ये जो वैल्यूज दी गई आपने एज इट इज याद रखनी है और यही वैल्यूज यूज करनी है आपने कि जब प्रेशर 2 था वॉल्यूम था 1 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, अब देखें मैंने प्रेशर 2 से बढ़ाया 4 कर दिया, यानी पिस्टन थोड़ा सा नीचे आ गया, वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल्स के लिए कम हो गया। कितना कम हुआ? 1 था, 1 का हाफ हो गया, 0.5 हो गया। तीसरे केस में प्रेशर 4 से बढ़ा के 6 कर दिया, ठीक है। ये जो पिस्टन था ये मजीद नीचे आ गया, ये जो गैस के मॉलिक्यूल थे इनके लिए ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इनका मजीद कम हो गया। अच्छा, अब उसमें देखें प्रेशर 6 atm था तो वॉल्यूम 0.5 से भी कम होगा, कितना होगा? 0.5 से कम होगा 0.3 पे आ गया, ठीक है। अब इन तीनों केसेस के लिए आपने करनी है कैलकुलेशंस इस रिलेशन की जो कि मैंने यहाँ पे की हुई है। केस ए के लिए K is equal to PV, केस ए में क्या था? PA और VA। P क्या है? प्रेशर 2 atm, V क्या है? 1 डेसीमीटर क्यूब, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 PV हो जाएगा, ये PV। 2 atm प्रेशर 1 डेसीमीटर क्यूब, हमारे पास क्या था? वॉल्यूम। आंसर क्या है? 2 1 जा 2, यूनिट क्या आएंगे साथ? atm डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब B केस में हम देखते हैं जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, ये रहा 4 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से, आंसर फिर भी क्या आना चाहिए? 2, बिकॉज़ वी हैव स्टडीड, हमने ये पढ़ लिया है, हम पढ़ चुके हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का हासिल ज़रूर हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी ही रहेगा। अगर केस ए में आंसर 2 आया था तो केस बी और सी में भी आंसर 2 ही आना चाहिए, जो कि आ रहा है। आप वेरीफाई कर सकते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से क्या आंसर आया? 2। इसी तरह 6 को मल्टीप्लाई करें 0.3 से क्या आंसर आया? 2। साथ यूनिट क्या आ रहे हैं? atm डेसीमीटर क्यूब, atm डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है जो कि यहाँ पे जो atm डेसीमीटर क्यूब है ये बेसिकली एनर्जी का यूनिट है। ये हमसे पूछ सकते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? atm डेसीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। उसके बाद एक आखिरी चीज स्टूडेंट, ये है ना बॉयल्स लॉ, इसकी स्टेटमेंट प्लस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ये एक लॉ है। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट प्लस इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ये दूसरा लॉ है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी सारा लॉ में नहीं आएगा, इतना लेंथी नहीं आएगा। इसकी स्टेटमेंट को लेकर साथ इन दोनों में से यानी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन या ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है। स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में आपने बनाने हैं, हम आपको ना आपकी बुक में 4 ग्राफ बने हुए नजर आ रहे होंगे। जो पहले 2 ग्राफ हैं वो पहला केस है, टोटल 3 केस हैं। पहले केस में 2 ग्राफ आपको बने हुए नजर आ रहे हैं, दोनों को आप एक साथ भी बना सकते हैं जैसा कि मैंने बनाया है। देखिए प्रेशर को हमने लिया x एक्सिस पे, वॉल्यूम को लिया y एक्सिस पे। तो अब देखिए अब ये हम पढ़ चुके हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम एक ग्राफ बनाएंगे उसमें प्रेशर हमारे पास x एक्सिस पे है और वॉल्यूम हमारे पास प्रेशर x एक्सिस पे, वॉल्यूम y एक्सिस पे। अब जब देखिए मैंने प्रेशर कम करना है, प्रेशर कम करने का मतलब क्या है? अगर फर्ज कर लें कि मैं प्रेशर बढ़ाता हूं, प्रेशर किस तरफ बढ़ रहा है? इस जानब, यानी मैंने कर्व को लेकर आना इस जानब। इस जानब कर्व के आने का मतलब क्या होगा? प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कम करना है, इसका मतलब मैंने कर्व को इस तरफ भी लेके आना, नीचे भी लेके जाना है। तो मेरे पास देखें अब ये देखें कर्व नीचे भी आ रही, नीचे भी आ रही और इस तरफ भी बढ़ रही है। नीचे आ रही मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, इस तरफ आ रही मतलब प्रेशर ज्यादा हो रहा है। तो ये हमारे पास जो कर्व हासिल हुई है ये मैंने लगाई है, इस कर्व को हम बोलते हैं आइसोथर्म। बट ये क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज आइसोथर्म, व्हाट इज मेंट बाय आइसोथर्म, ये बोर्ड में आ चुका है। वो आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर, यानी ये वो कर्व है जो कि सेम टेम्परेचर पर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर हासिल की गई है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर मतलब बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इस तरीके से की जा सकती है, जहां पे हमारे पास ये देखें कर्व नीचे भी आ रही मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है। इसको आइसोथर्म क्यों बोला है? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, यहां से यहां तक आते आते टेम्परेचर क्या रहा? 0 डिग्री सेल्सियस, कंसिस्टेंटली 0 डिग्री रहा। हाँ अब ठीक है, आपने कर्व जो है वो आइसोथर्म 0 पे नहीं 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पे हासिल करनी, तो उसका फर्क क्या होगा? कर्व बिल्कुल इस तरह की होगी, सिर्फ थोड़ा सा वो इससे आगे चली जाएगी, ठीक है। अच्छा ये है पहला केस। ये आपको बुक में जो पहले 2 ग्राफ है वो पहले दोनों ग्राफों को मैंने एक करके बना दिया, ठीक है। आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं, अलग अलग बना सकते हैं।
इसमें इस टॉपिक में अगर ये लॉ में आता है तो आपने ग्राफ ज्यादा मैटर करता है आपका, ठीक है। जो ग्राफ के साथ लिखी थ्योरी वो मैटर नहीं करती, जो आप हम ग्राफ में कर रहे हैं वो साथ बेशक अपने लफ्जों में लिख दें, बट दिस शुड बी नीट एंड क्लीन, दिस शुड बी इलैबोरेटेड। अच्छा, दूसरा केस, इसका इस ग्राफ का एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया और पेपर में भी आ चुका है। अब देखिए, हमने जब इधर प्रेशर और वॉल्यूम के इनवर्स रिलेशन को ड्रा करने की कोशिश की तो हमारे पास कर्व ही बनती है, ठीक है। हमारे क्योंकि हम कर्व ही हासिल होती है, वरना बहुत ज्यादा वेरीफाई नहीं होता, इनवर्स रिलेशन को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है हाउ वी कैन ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन इन अ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। इसको पीवी ग्राफ कहते हैं। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में हम स्ट्रेट लाइन कैसे हासिल कर सकते हैं, तो उसका आंसर ये है। अब नॉर्मली तो ऐसे होता है ना कि जब हम स्ट्रेट लाइन तब हासिल कर पाते हैं कि जब हमारे पास इस तरह दो वेरिएबल्स हों और इधर जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर है और इस तरफ जो है वो वॉल्यूम है, तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो कर्व इस तरह नहीं लगेगी ना कि प्रेशर भी बढ़ रहा है मतलब कर्व इस तरफ भी आ रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है मतलब कर्व ऊपर भी जा रही है। तो हमारे पास इस तरह की स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन आमतौर पर हमें तब हासिल होती है जब दो वेरिएबल्स के दरमियान हो रिलेशन डायरेक्ट, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास इनवर्स रिलेशन है, तो यहाँ से क्वेश्चन समझ में आता है कि हाउ वी कैन ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन इन अ पीवी ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए उसका बड़ा एक आसान हल है स्टूडेंट। ये जो हम कह रहे हैं ना इनवर्स रिलेशन, इसको हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। इसको मैं या तो यूं पढ़ूंगा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या फिर मैं यूं पढ़ूंगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। जरा बात पर गौर करना है। या अगर मैं सिर्फ बोलता हूं P तो इनवर्स रिलेशन, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अगर मैं बोल रहा हूं डायरेक्टली, मैंने बोलना है तो फिर मैं P नहीं बोलूंगा, फिर मैं 1/v बोलूंगी। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। इसका मतलब ये है कि हम अगर V की बजाय 1/v ले लें, 1/v, तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। हाँ भाई, अब शुरू। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास हमने एक्स एक्सिस में लिया 1/v और वाई एक्सिस में लिया P। तो P का 1/v के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। P का V के साथ हो सकता है इनवर्स रिलेशन हो, लेकिन 1/v के साथ क्या है, डायरेक्ट, यानी कि स्ट्रेट लाइन हासिल हो सकती है। ये दो लगाने का मकसद ये है कि आप दो डिफरेंट टेंपरेचर हासिल की गई हैं, ठीक है। अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो कंसिस्टेंटली यहाँ से यहाँ तक 0 ही रहा, यानी कांस्टेंट रहा। अगर वो 25 है तो यहाँ से यहाँ तक 25 ही रहा, यानी कि कांस्टेंट रहा। ये दूसरा केस है। तीसरा और आखिरी केस स्टूडेंट ये है कि हमारे पास हमने एक तरफ ले लिया प्रेशर, एक तरफ। अच्छा, ये जो तीसरा ग्राफ है ये अक्सर टेक्स्ट बुक पे गलत बना हुआ है, इसको आपने याद रखना है कि क्योंकि अक्सर टेक्स्ट बुक पे ना वाई एक्सिस पे उन्होंने प्रेशर ही ले लिया है, ठीक है। तो ये याद रखना आपने कि वाई एक्सिस पे आपने जो तीसरे ग्राफ में, तीसरे केस में जो ग्राफ है उसमें वाई एक्सिस पे आपने ये वाला जो k था, ये वाला कांस्टेंट, ये लेना है, ठीक है। और ये k किसके बराबर था, pv के, ठीक है। तो और चूंकि pv यानी प्रेशर और वॉल्यूम का हासिल ज़रा जो कि क्या है, कांस्टेंट है, जो कि बदलेगा नहीं। जब बदलेगा नहीं तो वो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है मतलब अब जो कर्व यहाँ पे लगेगी वो ऊपर नीचे नहीं होगी, यानी वो कर्व अलोंग वाई एक्सिस चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपने वाई एक्सिस के अलोंग लिया ही एक कांस्टेंट है। आपने वाई एक्सिस के लिए कोई वेरिएबल तो लिया ही नहीं कि जो चेंज हो तो कर्व ऊपर नीचे हो। अच्छा, प्रेशर है एक्स एक्सिस के अलोंग, देखें ना हम कर्व लगा रहे हैं। अब जरा गौर करें, मेरा हाथ जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग तो बढ़ रहा है मगर वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर नीचे नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिया वाई एक्सिस पे कांस्टेंट, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो है मेरा हाथ मूव किया है, मेरा हाथ ने ऐसे मूव नहीं किया, ऊपर नीचे मूव नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या था, कांस्टेंट। तो स्टूडेंट ये तीन ग्राफ बनते हैं बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये यूनिट्स ऑफ प्रेशर वाला जो टॉपिक था ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज वगैरह के लिए, ठीक है। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, और इस टॉपिक में से थ्योरी नहीं ग्राफ को आप अपने लफ्जों में लिख दें। तो ये एक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें होती थी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट चार्ल्स लॉ जो कि इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक होगा, इस अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।